हमने कई सारे संघर्ष की कहानियाँ देखी है, सुनी है, लेकिन आज एक ऐसे संघर्ष की कहानी हम आपके सामने रख रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको ज़रूर जोश आएगा और ज़रूर काम करने का जज्बा जो है वो बढ़ेगा। हम बात एक ऐसे इंसान की कर रहे हैं जो बिहार से चला था, मुंबई पहुंचा, मुंबई की कालबा देवी की सड़कों पर रात बिताई और संघर्ष करते करते आज एक ऐसा मुकाम पर पहुंच गया है जहां से उन्हें हिलाना बहुत मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं प्रमोद कुमार झा की, जिन्होंने थाना में, मुंबई में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है जिसके बाद लोग आज उन्हें न सिर्फ जानते हैं बल्कि उनके कामों की सराहना भी करते हैं। कोविड जैसे दौर में उन्होंने लोगों की मदद की है और सिर्फ मदद ही नहीं की है बल्कि ऐसी मदद की है जिन्हें उनके सबसे ज़्यादा उन्हें सहायता की ज़रूरत जब पड़ती थी तब प्रमोद कुमार झा वहाँ पर उनके लिए उपलब्ध होते थे। प्रमोद कुमार झा हमारे साथ खुद मौजूद है। प्रमोद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके जीवन से। किस तरह का संघर्ष रहा है आपका जीवन? मेरा संघर्ष सर बहुत ही कठिनदायक रहा है। मैं 95 का बात कर रहा हूँ। उस टाइम में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और मैं आपको ये बताने से पहले मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है जो मैं आगे का एजुकेशन नहीं कर पाया। अब मुझे लगा जो अब हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, हमको कुछ ना कुछ देखना है। इसके बाद वहाँ से हम निकल गए। मैं कोई मेरा जान ना पहचान कोई नहीं था। एक फ्रेंड था मेरा, उसके साथ हम लोग दोनों आदमी निकल गए और बम्बई के कालबादी के फुटपाथ पे हम लोग ने अपने संघर्ष का शुरुआत किया। काम ढूंढ रहा था, काम कुछ मिल नहीं रहा था, कोई जान पहचान था ही नहीं। एक दिन हमको बड़ी मुश्किल से कोरियर में जॉब मिला एज ए डिलीवरी बॉय, 1200 रुपये का सैलरी से। तो वो चालू किया हमने। डिलीवरी बॉय का जो आपको संघर्ष होता है आपको मालूम है। जो बिल्डिंग वहाँ कालबादी में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 10 माला, 5 माला, 6 माला, लिफ्ट कहीं पे नहीं है। लेटर 200-300 लेटर रोज़ बांटना, फिर रिटर्न आना, ये मतलब फीचर लग रहा था ये एकदम बेकार हो गया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे डिलीवरी करते 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 एक दिन मौका मिला हमको फोर्ट डिलीवरी करने का। फोर्ट साइड में जब डिलीवरी करने के लिए हम गए ना, तो वहाँ पे एक LIC का ब्रांच का लेटर था, हमने वहाँ पे दी। तो एक साहब थे वहाँ पे, वो बहुत सपोर्ट किए हमको और उन्होंने बोले पहला इंसान हमको मुंबई में वो मिले जो एक कोरियर बॉय को एक इज्जत के साथ में वो बातचीत किए और बिठाए, हमको पानी भी नहीं दिए और हमको बोले जो तू पढ़ा लिखा है, LIC की एजेंसी क्यों नहीं ले लेता है। तो उनसे मैंने पूछा कैसे मिलेगा हमको, तो उन्होंने सब गाइड किए और उन्होंने फिर हमको लेके, एक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, वो भी नया नया थे, SR भोजनी, उनके पास लेके गए। जब हमारे बारे में उन्होंने जब बातचीत की तो उनको लगा जो इसको ये तो नया नया है, इसको मुंबई का भी कुछ नॉलेज नहीं है, कैसे एजेंसी करेगा। एजेंसी भी नहीं दे रहे। तो बाद में फिर बड़ी उनसे बोलने के बाद में उन्होंने मुझे एजेंसी दी और मैंने धीरे धीरे काम का शुरुआत किया। अच्छा, जब आपको एजेंसी दी गई तब आपको ऐसा लग रहा था कि ये काम आप कर पाएंगे? क्योंकि LIC इंश्योरेंस बेचना सबसे मुश्किल टास्क होता है, तो आपको लग रहा था कि ये काम आप कर पाएंगे? देखिए, मेरे पास में दूसरा कोई विकल्प तो था नहीं। कोरियर में 1200 रुपये का जॉब मिल रहा था, तो मुझे आगे बढ़ना था। ये चीज़ था जो हमेशा मैं कल्पना में बड़ा करता था, जो कुछ ना कुछ बड़ा करूँगा और गरीबी, किसी तरह से गरीबी को ख़त्म करूँगा अपने लाइफ से। तो ख्वाब लेकर चलता था, हम सोचा था कुछ ना कुछ तो करूँगा। तो एक दरिया था जो LIC की एजेंसी से मैं आगे बढ़ सकता था। तो उसके लेकर के मैंने मार्केट में निकलना चालू कर दिया और उस टाइम में ही मैंने कंसेप्ट कुछ अलग किया। जो अदर LIC एजेंट सब काम करते थे ना, उससे मैं अलग मैंने काम करना चालू किया। सर्विसिंग का जो काम है वो मैंने कंटिन्यू उस पर फोकस किया, न कि मैं बिजनेस पे। ये स्टार्टिंग से मेरा ये व्यू रहा, जो मैं अगर कस्टमर को सर्विसिंग देता हूँ तो ऑटोमेटिक आज न कल हमारे पास में आएंगे। तो ये देख करके जो है तो धीरे धीरे मेरा काम बढ़ना चालू हो गया। और इसके बाद में जब आपने इंश्योरेंस बेचना शुरू किया तो कब आपके मन में ऐसा हुआ कि अब मुझे कार्यालय एक शुरू करना चाहिए, कार्यालय की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है? कब आपको ऐसा लगा और कैसे आपने मरीन लाइन में, आपने बताया कि आपने एक कार्यालय वहाँ पर शुरू किया था, तो वो किस तरह से शुरू हुआ? तो उस टाइम में भी क्या है, पार्ट टाइम ही भी काम कर रहा था। एक हमारे लाइफ में फिर ऐसा हुआ, श्रीधर पथारे सर करके ब्रांच मैनेजर हमारे ब्रांच में आए और वो ब्रांच में आने के बाद में वो ब्रांच का मीटिंग था। तो श्रीधर पथारे सर ने हमको, पीछे में बैठा था, तो सब मीटिंग जब ख़त्म हो गया तो हमको बुलाया, बोला कि कंटिन्यू तुम्हारा पॉलिसी तो बराबर होता है, लेकिन तुम अगर थोड़ा सा और मेहनत करेगा
तो हमको लग रहा है जो तू अच्छा काम कर सकता है, जो तुम्हारा जो रिपोर्ट में देख रहा हूँ तो उसमें मेरे को लग रहा है जो तुम थोड़ा सा पुश करेगा, अच्छा से मेहनत करेगा, फुल टाइम काम करेगा तो तू अच्छा कुछ कर सकता है। तो उन्होंने हमको बोला जो कोरियर का जो मैं छोड़ा नहीं था, उन्होंने हमको बोले कि तू काम कर, कोरियर छोड़ दो और तू फुल टाइम LIC में आ जाओ। तो थोड़ा लगा जो कोरियर अगर छोड़ देते हो जो इनकम वो भी बंद हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हमको इतना विश्वास दिलाया तो उनके कहने पे हमने कोरियर का, उन्होंने बोले 3 महीना का टाइम दो, तू कोरियर छोड़ दो और फुल टाइम LIC करो। इसके बाद में फिर दूसरे दिन जब ब्रांच में गया तो उन्होंने हमारा पास चेक किए, तो पास चेक किए तो वो जो 2nd क्लास का पास था उन्होंने फाड़ के फेंक दिए, बोलते ये पैसा लो और आज से तुम 1st क्लास में सफ़र करो, तुमको अगर बड़ा करना है तो बड़े आदमी के साथ में उठना बैठना चालू करो। तो मैंने 1st क्लास का पास निकाला तो टेंशन तो बढ़ गया, तो जो कैसे ब्रांच मैनेजर जो हमेशा अभी कुछ ना कुछ खर्चा ही निकलवा रहे हैं और काम तो अभी हो ही नहीं रहा है। इसके बाद में फिर एक असिस्टेंट रख लिया, फिर एक लैपटॉप LIC से पास करा करके एक लैपटॉप दिए। उस टाइम में आपको लैपटॉप मेरे को चलाने भी नहीं आता था, फिर बोला एक काम करो, जब भी ट्रेन में जाता ना 1st क्लास में लैपटॉप खोल करके बैठ जाओ। तो इसी तरह से धीरे 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 हमने काम का सिलसिला जारी रखा और वो दूर नहीं, उनके टाइम में फिर पहला ही मंथ में मेरा कमीशन जो है ना 50,000 का कमीशन है, जो लाइफ का मेरा मतलब उसने मतलब साल में जितना नहीं मेरा मतलब सैलरी होता था वो मेरा 1 मंथ में कमीशन हमको मिला। इसके अलावा जब अगर LIC की हम बात करते हैं तो LIC में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो MDRT की होती है। तो कब आपने ये जो लक्ष्य था वो कब आपने इसको अचीव किया और किस तरह का वो संघर्ष रहा था? MDRT हमारा 2007 से मेरा हो गया, MDRT 2007 से कंटिन्यू हो गया। इसके बाद में धीरे 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 हमको ग्रोथ मिलना चालू हो गया, पब्लिक का सपोर्ट मिलना चालू हो गया और हमने सोचा अगर मार्केट में रहना है तो बड़े बड़े आदमी से संपर्क में रहना है। तो आज के डेट में समझिए हमारे पास में कम से कम 50 से 60 IAS IPS ऑफिसर सब हैं जो हमारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे सर्जन सब हैं। तो उन लोगों से मैं संपर्क करना चालू किया, दोस्ती चढ़ना चालू किया और धीरे धीरे उन लोगों के संपर्क में आते आते जो है ना बिजनेस हमको ईजिली धीरे धीरे बड़े बड़े पॉलिसी मिलना चालू हो गया। तो MDRT का कोई ऐसा नहीं रहा जो MDRT अब नहीं होगा, ये चीज़ हमारे लिए अभी उतना दिक्कत नहीं हुआ। इसके बाद फिर मैं हेल्थ में आ गया, फिर हेल्थ इंश्योरेंस में आने के बाद में उस टाइम में क्या था, एजेंट सब बहुत सारे हेल्थ का काम नहीं करते थे। तो हेल्थ एक बिजनेस ऐसा था इंडिया में जो पूरी ब्लैंक था, मार्केट पूरा खाली है। अभी भी आपको इंडिया में आपको 2% आदमी इंश्योर्ड है। तो हमने इस पर फिर फोकस किया, फिर धीरे 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 यूनाइटेड का एजेंसी लिया और धीरे धीरे बहुत सारे प्राइवेट कंपनी का आना चालू हो गया और हेल्थ में भी बहुत बड़ा काम किया हमने। मुंबई से फिर थाना कैसे आना हुआ, यहाँ पर आना और यहाँ पे किस तरह का संघर्ष रहा आपका? यहाँ पे मेरा ऐसा रहा, जब ही कोरियर छोड़ दिया तो पहले तो मैं वहीं पे रहता था, ऑफिस में ही सोता था, उन मतलब इकोनॉमिक कोरियर था तो वहीं पे मैंने सोता था, रहने का ठिकाना तो मेरा कुछ था नहीं। तो 10-20 लड़के लोग रहते तो उसी में रहता था। तो बाद में जब मैंने कोरियर छोड़ दिया तो वहाँ तो हमको रहना नहीं था, तो फिर हमने बम्बई से थाना में पता चला जो थाना में सस्ता में 40 में रूम मिलता है। तो यहाँ पे आए तो उतने पैसा भी मेरे पास में नहीं था जो हम ले सकते थे, लेकिन वो भी एक तरह से समझिए ना, अच्छा कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला सपोर्ट करता है। एक विठल दंतू करके थे, उन्होंने हमको मतलब विदाउट डिपॉजिट का घर दिए और चाल में ही था और उसमें हमने रहना चालू किया और यहाँ से फिर मैं अप डाउन करता था। फिर छोटा सा ऑफिस मैंने कालबादी में ली और कालबादी में से फुल टाइम मैंने LIC और हेल्थ इंश्योरेंस का काम चालू किया और रहने का थाना में आया है। अच्छा, अभी कोविड की हमने बात की, जिक्र किया, कोविड में किस तरह से आपने लोगों की मदद की है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त लोगों को थी उसके लिए आपने लोगों को किस तरह से मदद पहुंचाई? कोविड में हमने 2 तरीका का यहाँ पे हमने हेल्प किया हूँ। जो हमारे क्लाइंट हैं उनको तो हमारा सेवा देना मेरा कर्तव्य ही बनता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे अभी कोविड में जिसको बेड नहीं है, तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस में चुकी हूँ तो अच्छा मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में काम किया तो हमको बहुत सारे हॉस्पिटल हमको नज़दीक से जानते हैं, मतलब थाना, मुंबई, डोंबिवली, कल्याण, मतलब ऑनर एवरेज देखेंगे महाराष्ट्र के लगभग हॉस्पिटल के जो ऑनर सब हैं वो लोग हमको जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। तो उन लोगों से मेरे बेड का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो उस टाइम में जो भी हमारे संपर्क में आते थे उनको मेरे बेड उपलब्ध करा के देते। बहुत सारे लीडर लोग का कॉल आता था जो हमको बेड उपलब्ध करा दो, तो उन लोगों को भी मैंने ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेज नहीं, अपना पूरा समय दे करके अपना ऑफिस का काम छोड़ करके उनको कोविड के टाइम में बेड उपलब्ध कराना, बिलिंग जहाँ तक हो सके बिल कम करवाना, ये सब कंटिन्यू मेरा जारी था। और
हमारा जो क्लाइंट थे उनको कैशलेस का फैसिलिटी कैसे मिले, अगर कैशलेस नहीं मिल रहा है तो उनको सर्विस में मतलब जल्दी से जल्दी पेमेंट कितना जल्दी उनको मिल सके, इसलिए हमारा डे वन से कंटिन्यू मेरा कभी मैंने ऑफिस मैंने बंद नहीं की। हमारा जो टीम है, हमारा जो स्टाफ है, वो लोग भी कंटिन्यू हमको सपोर्ट किया और एवरी डे हमारा क्लेम लॉगिंग हो रहा था और क्लेम सेटलमेंट कर रहे थे। फर्स्ट टाइम का जो कोविड था उसमें आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें आपको टोटल पहला वेब में आपको 1,81,97,400 क्लेम सेटलमेंट हमने किया। और अभी तक का मैं बता रहा हूँ, ये सेकेंड वाला में फर्स्ट वाला में था 1,81,97,400 और अभी दूसरा वेब में आपको हो गया 3,53,453 3,53,4,733 ये क्लेम अभी तक हमने सेटलमेंट किया। और पेंडिंग में मेरा अभी लगभग 45 लाख कुछ समथिंग पेंडिंग में है, जो कि मैं कंटिन्यू अभी भी मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ। संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो उसमें चढ़ान होता है तो उतार भी होता है। कभी आपके जीवन में ऐसी वो घड़ी आई कि आपको लगा कि यार अब मैं आगे शायद नहीं बढ़ पाऊँगा? कभी आपको ऐसा लगा कि ऐसी मुश्किलें कभी आई आपके सामने? ऐसे मुश्किल हमको ऐसा देखा जाए तो 98 में ही आया था, जब ऐसा लगा जो उस टाइम में पॉलिसी जब कुछ बिक नहीं रहा था, स्टार्टिंग तो मैंने कर दिया, इनकम भी बंद हो गया, तो अभी ऐसा लग रहा था जो अब हम बम्बई में नहीं टीक पाएंगे। तो उस टाइम में मेरा कठिन लग रहा था कि मैं क्या करूं नहीं करूं, ऐसा लग रहा था सुसाइड कर लूं। लेकिन मैंने ये ठान लिया था जो कुछ ना कुछ, एक गरीब घर में जन्म लेना तो मेरे बस की बात नहीं था, लेकिन मैंने ये मन में ज़रूर सोचा था जो गरीब होकर के मरना है या अमीर होकर मरना है, यार समाज को कुछ देना है। क्या होता है, अगर आप किसी समाज से आगा बढ़ते हैं तो समाज का भी अपना ऊपर एक हमारा एक दायित्व बनता है, हम समाज को कुछ देते। मेरा शुरू से धैर्य था कि मैं कुछ करूं और मेरे साथ में जो हमारे टीम है उसको भी अच्छा से अच्छा हम बेनिफिट दे सकूं। इसके बाद में कुछ बचता है तो उसको हमने समाज जो है, जो जिनके माता पिता जी नहीं हैं, जो पढ़ नहीं सकते, अभी भी मैं अपने इनकम का समझिए 10% इनकम में एजुकेशन पे जो अनाथ आश्रम हुआ ये सब वगैरह वगैरह मैं कंटिन्यू अभी भी करता हूँ। जैसे नोटबुक हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अभी कोविड के टाइम में भी आपको राशन का जहाँ तक था, मतलब बहुत सारे, मतलब सोचा कहीं पे डोनेट कर देंगे, इससे बेटर है हम नज़दीक से डायरेक्ट हम क्यों नहीं दे दें। तो ये सब सामाजिक कार्य मेरा कंटिन्यू जारी रहता। उस टाइम का थोड़ा वो 98 का थोड़ा एक दौर था, उस टाइम में कुछ समझ नहीं आ रहा था जो क्या करूँ नहीं करूँ, बहुत ही कठिन समय था हमारे लिए। तो वो तो अभी वैसा नहीं है, अभी तो फिलहाल अभी बहुत बढ़िया, ऊपर वाला की कृपा से बहुत बढ़िया है। अभी जाते जाते लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि संघर्ष का जब दौर शुरू होता है तो किस तरह से हार नहीं मानना चाहिए? देखिए, संघर्ष के टाइम में देखिए आदमी को दो चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं है जो आपको पूर्वज को दोष दे दीजिए, अपने माता पिता जी को दोष दीजिए। तो इससे आपको कैसे निकलना है, ये आपको अपने माइंड सेट को करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। अपना लक्ष्य को जब तक निर्धारित नहीं करेंगे जो हमको करना क्या है, जब तक ये आप खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे जो हमको करना क्या है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया आपको हंसने वाले बहुत मिलेंगे। जहाँ इस लाइन में आए तो हमको बहुत लोग हंसते थे, हमारे अपने नज़दीकी हैं वो लोग, आज तक हमारे जितने फैमिली में हैं आज तक हमसे कोई पॉलिसी नहीं ली है। लेकिन दुनिया ने हमने उस टाइप में वर्क किया, ऐसा करके दिखाया जहाँ सामने से चल के सब आते हैं हमसे पॉलिसी लेते हैं और उनको लग रहा है नहीं हमको जहाँ से पॉलिसी लेना है, हमको प्रमोद से ही पॉलिसी लेना है। बहुत सारे एजेंट मार्केट में आपके हैं लेकिन कंसेप्ट समझ लेते हैं लेकिन पॉलिसी मेरे से लेते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हमने मेहनत की, हमने ये रोड पे मेहनत की है जिसका फल हमको मिल रहा है। तो हम तो यही बोलना चाहेंगे जो भी आदमी हैं, जो भी अपने अपने क्षेत्र में हैं, उनको अपने आप पे पहले विश्वास रखना पड़ेगा जो हमको करना क्या है। जब तक उनको अपने आप में भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना कुछ लाइफ में कुछ कर पाएंगे। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे हमारे जैसे बहुत सारे आदमी हैं, उनको देखिए हमारे पास में तो कुछ भी ऑप्शन ही नहीं था। या तो हमको मतलब एक तरह से ना हैंड टू डेथ पे थे हम। जब यहाँ मुंबई में आए हैं तो हमारे पास में तो कुछ भी नहीं था। अभी भी आप हमारे बारे में आप कलवादी में जाएंगे तो लोग सब बताएंगे ये फुटपाथ पे मैं सोता था। कैरन शोरूम है ना वहाँ पे महावीर शोरूम है, उधर ही मैं फुटपाथ पे सोता था। तो मेरा तो कोई विकल्प ही नहीं था, लेकिन हमने ठान लिया था मुंबई से हमको कुछ करके जाना। तो मुंबई का भी एक यहाँ का जो मानुस है, यहाँ का जो लोकल आदमी है, उन लोगों का भी हमको बहुत सपोर्ट मिला। खास करके जहाँ पे महाराष्ट्रन लोग हैं उन्होंने हमको बहुत दिल से अपनाया है और उन लोगों का प्यार ही है जो हम इतना आज आगे बढ़ पाए हैं। तो दिल से उन्होंने अपनाया और हमने बहुत मेहनत की, अभी भी हम कंटिन्यू मेहनत करते हैं।
चलिए प्रमोद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रमोद कुमार झा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने खुद का विकास किया, अपने परिवार का विकास किया और साथ ही साथ समाज का भी विकास किया। सलामत अली, F न्यूज़, मुंबई।